प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज इस्लामाबाद में बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और दूसरा अफसोसनाक वाक़या वाना में पेश आया है। इस्लामाबाद में खुदकुश हमला हुआ। हमारे जहनों से ये महव हो चुका है। बहुत अरसे से खुशकिस्मती से पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात नहीं हो रहे थे, यानी खुदकुश हमले के वाक़यात, और उसके लिए ज़ाहिर है हमारी फोर्सेस की कुर्बानियाँ हैं, पाकिस्तान की तवील जद्दोजहद है, पाकिस्तानी हुकूमतों की और पाकिस्तान की फोर्सेस की, जिसके नतीजे में खुदकुश धमाकों से हमारी जान छूट गई थी। लेकिन आज बहुत अरसे के बाद दोबारा खुदकुश हमला हुआ है और इस्लामाबाद के यानी पाकिस्तान के कैपिटल में हुआ है, इस्लामाबाद में हुआ है, इस्लामाबाद के पुररौनक मकाम पर हुआ है, और जिसमें मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया, जिसमें पुलिस को निशाना बनाया गया, वकला इसमें निशाना बने, आम शहरी निशाना बने। 12 अफराद जाँ बहक हुए, 27 ज़ख्मी हुए। और दूसरी बात यह है कि इसमें अफ़गानिस्तान के मुलव्वस होने के सबूत हमारी फोर्सेस के पास मौजूद हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि अफ़गानिस्तान से इसके ताने बाने जुड़े हुए हैं दहशतगर्दों के। और अब अफ़गानिस्तान में हम जानते हैं कि जो भारत है उसका हाथ किस तरह से वहाँ पर मौजूद है। आज दोपहर में ये वाक़या पेश आया है, लेकिन सुबह अफ़गानिस्तान से मुंसलिक जो अकाउंट्स थे वो कमिंग सून इस्लामाबाद की ट्वीट्स कर रहे थे। तो इससे अंदाज़ा होता है कि इसका जो मंसूबा बनाया गया था, अफ़गानिस्तान में कुछ जो हैंडलर्स थे उन्हें इसके बारे में पता था और वो बता रहे थे कि कमिंग सून इस्लामाबाद, यानी इस्लामाबाद में कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ दिन पहले भी ऐसी ही धमकी दी गई थी और कहा गया था कि इस्लामाबाद पर भी हमला हम कर सकते हैं। इस तरह की बात पहले भी वहाँ से की गई थी। अब इस पे जो वज़ीर दिफ़ा हैं हमारे ख्वाजा आसिफ साहब, वो ये कहते हैं कि ये इसको एक वेकअप कॉल समझना चाहिए। दुश्मन जो है वो ये पैगाम दे रहा है कि हमारे तमाम इलाके उनके निशाने पर हैं, तो अब हमें इस सिलसिले में इक़दाम करने चाहिए। अब इस पर तो हम तफसील से आगे जाके बात करते हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको अपडेट करता चलूँ कि वाना में जो दहशतगर्द हैं वो कैडेट कॉलेज में घुस गए। अगरचे वहाँ पर बहिफाजत तमाम तलबा को और असातिज़ा को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन वहाँ पर अभी भी क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है और जो दहशतगर्द वहाँ घुसे हैं उनकी तलाश का काम और मजमूई तौर पर जो क्लियरेंस है उसका काम अभी भी वहाँ पर जारी है। कल एक भारत में वाक़या पेश आया था न्यू दिल्ली में, जहाँ पर मेट्रो स्टेशन पर एक धमाका हुआ और 8 अफराद उसमें जाँ बहक हुए, 20 ज़ख्मी हुए। रॉयटर्स 12 अफराद के जाँ बहक होने की खबर भी दे रहा है, लेकिन बहरहाल 8 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात ज़्यादा जो इदारे हैं वहाँ से मौसूल हुई है। लेकिन इसमें भी अहम बात यह है कि अभी तक ये कंफर्म नहीं हो सका कि ये एक गैस सिलेंडर का धमाका था, दहशतगर्दी का वाक़या था या क्या था। और भारत की हुकूमत अभी तक ये कह रही है कि इस पर तहकीकात करके हम अपना मौक़िफ़ देंगे। तो आज जो दिन भर पाकिस्तान में होने वाले वाक़यात को देखा जाता रहा है, तो इसको यूँ डिस्कस किया जाता रहा है कि क्या कल भारत में होने वाले वाक़े से आज के इन वाक़यात का कोई ताल्लुक़ मौजूद है। ज़ाहिर है पाकिस्तान के इदारे इस नुक्ता नज़र से भी चीज़ों को देख रहे हैं। इन चीज़ों पर हम बात करेंगे और फिर दूसरे हिस्से में 27वीं के बाद 28वीं तरमीम जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं आ रही है, उस पर भी हम कुछ गुफ्तगू कर लेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। मेरे साथ मुमताज़ बंगश साहब मौजूद हैं, पेशावर के ब्यूरो चीफ है 92 न्यूज़ के। मुमताज़ साहब आपको भी खुशामदीद। ब्रिगेडियर अहमद मिनाज साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मुमताज़ बंगश साहब, पहले तो ये बता दीजिए वाना से अभी तक जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्या है? शुक्रिया असद साहब। असल में वाना में जो ऑपरेशन पे इतना वक्त लग रहा था, तो इसकी वजह ये थी कि वहाँ पे कोई 600 से ऊपर के लोग मौजूद थे, जिसमें 535 जो थे वो कैडेट्स मौजूद थे। तो वो जो 535 कैडेट्स थे और इसके अलावा जो अमले के लोग थे उसको वहाँ से निकाल दिया गया बाहिफाजत और उनको महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। अब कहा यह जा रहा है कि कैडेट कॉलेज वाना जो है वो बहुत बड़े इलाके पे वो फैला हुआ एक कॉलेज है और वहाँ इमारत का एक हिस्सा है जहाँ पे 3 दहशतगर्द मौजूद हैं। सुबह से उन दहशतगर्दों को एक जगह तक महदूद किया गया था, यानी इसी इमारत तक, और इंतज़ार इस बात का किया जा रहा था कि किस तरीके से जो कैडेट्स हैं और जो अमला है उसको निकाल दें। अब अमले को और कैडेट्स को बैक साइड के कॉलेज के बैक साइड से निकाल कर बख्तरबंद गाड़ियों में महफूज मुकाम पर पहुंचा दिया गया है और अब जो ऑपरेशन है उसकी तैयारी की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है
कि इंसानी जानों के ज़िया के बगैर इन 3 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया जाए। तो अब ये ऑपरेशन जो है ये आखिरी मराहिल में है और कहा यह जा रहा है कि किसी वक्त भी इस ऑपरेशन को शुरू किया जाएगा। वहाँ पे न सिर्फ पाक फ़ौज के जवान मौजूद हैं बल्कि फ्रंटियर कोर के साउथ के जो जवान हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं और IGFC साउथ जो है वो खुद इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। तो अब देखना यह है कि इस ऑपरेशन को कब तक पाए तकमील तक पहुँचाया जाता है और इन तीनों दहशतगर्दों को कब वासिल जहन्नम किया जाता है ताकि वहाँ ये कॉलेज जो है इसको क्लियरेंस मिल सके और फिर अगला जो मरहला होगा वो इसकी दोबारा खोलने का है और जो स्टूडेंट्स हैं और जो अमला है उसको दोबारा ला के यहाँ पे कॉलेज में पहुंचाना है ताकि एक बार फिर वहाँ पे जो सरगर्मियाँ हैं तालीमी सरगर्मियाँ हैं वो शुरू हो सके। मुमताज़ साहब, अभी जो दहशतगर्दों की हलाकत के हवाले से कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है, कुछ को, या वहाँ पर अभी भी मौजूद हैं, इसकी कंफर्मेशन है या अभी इस बारे में कहना मुश्किल है? नहीं, ये तो सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़राए ने बताया था कि जो 3 दहशतगर्द हैं वो उस इमारत में मौजूद हैं और वो अभी तक इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे थे कि उनको खदशा था कि कहीं अगर उनके पास खुदा न खास्ता कोई बारूदी मवाद मौजूद है तो कहीं कॉलेज के अमले या फिर कैडेट्स या किसी और जगह पे वो कोई उनको नुकसान न पहुंचे, तो इसलिए भी वो ऑपरेशन उन्होंने रोका हुआ था। अब कहा यह जा रहा है कि उनको एक इमारत तक महदूद किया गया था और वहाँ पे अब वो वहाँ पे मौजूद हैं, तो अब उनके खिलाफ ऑपरेशन होगा। जाहिर है वो एक इमारत में मौजूद है, इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं होगा और ना इतना मुश्किल ऑपरेशन होगा, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि वो इंसानी जानों के ज़िया को रोकने के लिए उन्हें अभी तक ये ऑपरेशन मौखर किया था और अब ऑपरेशन की तैयारियां जारी हैं और ये ऑपरेशन अब पाए तकमील तक पहुंचेगा। और दहशतगर्दों के बारे में कहा जा रहा है कि वो वहाँ पे मौजूद है क्योंकि जब गेट को बारूदी मवाद से उड़ा दिया गया तो वहाँ पे जो दहशतगर्द थे उनको तो उन्होंने मार दिया था, तो वो तो उधर ही कुछ उधर हलाक हो गए थे, लेकिन जो अंदर दाखिल हो गए थे उनको फिर इस इमारत तक महदूद कर दिया गया था और जो रिहायशी इलाका था जहाँ पे कैडेट्स थे वहाँ पे ये पहुँच नहीं पाए थे। जी सही है, बहुत शुक्रिया मुमताज़ बंगर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल हो और दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया जाए और इसकी मज़ीद तहकीकात जो भी हमारे इदारे कर रहे हैं वो तफसीलात पर सामने आएंगी तो उस पर मज़ीद डिस्कस किया जा सकेगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज जो ट्वीट की है वो ये कहते हैं, और इसी तरह की गुफ्तगू उन्होंने अपनी टॉक में भी की है, वो ये कहते हैं कि जी हम हालत जंग में हैं, कोई ये ना समझे कि पाक फ़ौज ये जंग अफ़गान पाकिस्तान सरहदी इलाके में और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके में लड़ रही है। तो आज इस्लामाबाद ज़िला कचहरी में खुदकुश हमला वेकअप कॉल है कि सारे पाकिस्तान की जंग है जिसमें पाक फ़ौज रोज़ कुर्बानियाँ दे रही है और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिला रही है। अब वो ये कहते हैं कि जी इस माहौल में काबुल हुक्मरानों से कामयाब मुज़ाकरात से ज़्यादा उम्मीद रखना अबस होगा, यानी अब जो काबुल के हुक्मरान हैं उनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। काबुल हुक्मरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोक सकते हैं लेकिन इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना काबुल से एक पैगाम है जिसका पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की अल्हम्दुलिल्लाह कुव्वत रखता है। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आमिर यास राना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, खुश आमदीद। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, ये तो अब जो बातें वज़ीर दिफ़ा कर रहे थे वो तो वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के कामयाब होने का या मुज़ाकरात को जारी रखने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर क्या आपको स्ट्रैटेजी नज़र आती है हुकूमत की? मैं उस पर आता हूँ। अभी आप बात कर रहे थे पेशावर वहाँ पे वाना पे, और मुझे याद आ गया अभी 3 चुके उसमें दहशतगर्दों की इतला नहीं है, तो मुझे याद आया आजकल जो DGISI हैं जनरल आसिम मलिक, इनके वालिद थे जनरल मलिक, 1994 में पिंडी के कोर कमांडर, और पेशावर से एक बच्चों की बस अगवा होकर आई थी। तो उन्होंने 3 दिन बच्चों को यहाँ अम्बेसी रोड पे रखा था। नसीरुल्लाह बाबर उस वक्त मरहूम वज़ीर दाखिला थे। तो हमारे SSGs ने ऑपरेशन किया था, 3 दिन के बाद उनको थका दिया था, एक आवाज़ वाला बम मारा और साथ एक फायरिंग की आवाज़ आई और सारों के पेशानियों पे उनकी पोजीशनें लेके इंशाअल्लाह ताला इनके साथ भी यही कुछ होगा कि ये हमारे SSGs में इतनी कैपेबिलिटी है कि ये हो जाएगा। देखें वज़ीर दाखिला ने भी बयान दिया, वज़ीर दिफा भी बयान दाग रहे हैं, सारे बयान दाग रहे हैं। बात इशू ये है कि अब इस जंग को चाहे इंडिया ले जाएँ, चाहे अफ़गानिस्तान ले जाएँ, पाकिस्तान से बाहर ले जाएँ, अब ये हल नहीं रहा कि आप मुज़म्मती बयानात की एक लाइन करें, सारे शुरू हो जाते हैं कोर्स की सूरत में। बिल्कुल गलत बात है। जब प्राइम मिनिस्टर ने फील्ड मार्शल्स के साथ खड़े होकर बन्नू CMH में कहा था कि या हमें चुन लें पाकिस्तान को या TLP को, तो उन्होंने अफ़गान रजीम ने चुन लिया TLP को। वो हमने एक्शन लिया कतर TTP को, और वो मतलब सॉरी कतर, हाँ
उन्होंने कतर और तुर्किया से मदद मांगी, हमने सीज़ फायर किया। उसके नतीजे में जब वो किसी चीज़ पे भी नहीं आए, वो कहाँ आए, वाना आए, वो आ गए इस्लामाबाद। जी। तो ये मेरा ख्याल है कि जो एनफ इज़ एनफ कहना ना, कहानी गप्पे ना मारे हमारे साथ। हमें ऑपरेशन दिखाएं, हमें ये बंदे मार के दिखाएं। सिर्फ ये ना कहें कि हमने वाना का बदला ले लिया, बहुत अच्छा किया अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा एक भी बच्चा शहीद नहीं हुआ, ज़ख्मी नहीं हुआ, और बड़ा बेहतरीन हुआ काम, नो डाउट ये बड़ा काम किया है। लेकिन इसका जवाब ये नहीं है कि हम बचाते रहें, हम इनको मारें जाके। हमारे पास सबूत हैं, और सॉरी टू से जो चीफ मिनिस्टर बलोच केपी बार बार कहते हैं कि जनाब वो हम कोलैटरल डैमेज, भाई अब आप परवाह ना करें कोलैटरल डैमेज की। जो लोग पनाह दे रहे हैं उनको उड़ाएं, चाहे वो शहर में बैठे हैं, चाहे वो वाना में बैठे हैं, चाहे वो एक्सफाटा में बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, और वो अफ़गानिस्तान में हैं, आप जाएं। आपके ऊपर इंडिया ने पूरी जंग मुसल्लत की है एक जंग हारने के बाद। तो अब हमें बयानात से आगे आना चाहिए। देखें श्रीलंका की क्रिकेट टीम यहाँ इस शहर में मौजूद, बैनुल-अक़वामी स्पीकर पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस यहाँ हो रही है, उन्होंने एक मैसेज दिया है कि हम कहाँ तक पहुँच मौके का इंतखाब, हमें इसका जवाब चाहिए। हमें बातें नहीं चाहिए कि जी वज़ीर दाखिला आके बात कर दें, वो फलानी कर दें, जी वज़ीर दिफा कह दें। नहीं, अब हमारी अफवाज को, हमारे जो लोग फॉरेन ऑफिस में मौजूद हैं, हमें हर तरह से सबको एक फुल टाइम वार का जवाब वार की सूरत में देना है, बातों से नहीं देना। डॉक्टर साहब क्या हल रह गया इसके अलावा जो राना साहब कह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, सबसे पहले तो जो इस्लामाबाद में आज हुआ है बहुत अफसोसनाक वाक़या है। मेरी नज़र में हर वो शख्स जो घर से निकलता है अपनी रिस्क के हलाल कमाने के लिए और रास्ते में किसी वजह से शहीद हो जाता है, हम समझते हैं कि वो मुख्तलिफ़ दर्जे शहादतों के उनमें से एक दर्जा है। तो अल्लाह ताला उन सब को जन्नत में मकाम दे और उनके लवाहिकीन को सब्र दे। और बहुत अफसोस है इस बात का। नंबर 2, जो वाना में हुआ है उसमें 100% मार्क्स हैं टुवर्ड्स हमारी आर्म फोर्सेस कि जिन्होंने विदाउट एनी सिंगल कैजुअल्टी उन्होंने सारे बच्चों को, मतलब 550-600 बच्चे को, 600 लोगों को सेव करना इज़ नॉट अ जोक। इट्स 100% क्रेडिट टू देम फॉर व्हाट दे डिड। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक जो राना साहब कह रहे हैं कि आप जाओ ऑल आउट वॉर, बिल्कुल ऑप्शन है। दूसरा ये है कि आप टारगेटेड, मतलब आपको पता होगा कि कौन लोग कहाँ किस जगह पे हैं। अगर फ़र्ज़ करो जिन लोगों ने किया वो नहीं पता, लेकिन आपको बाकी लोग पता है कि किस जगह पे कौन कहाँ है, अफ़गानिस्तान के अंदर कौन किस जगह पे है, ठीक है? आप उनको भी टारगेट करो, लेकिन एट द सेम टाइम मेरी नज़र में ये कह देना कि नेगोशिएशंस ख़त्म हो गई है। मुझे पता है कि उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा, मुझे पता है कि उसका रिज़ल्ट मुश्किल होगा, मुझे पता है कि उसके अंदर मेरे जो दूसरी तरफ जो मैं ईस्टर्न फ्रंट पे जो मेरे बैठे हुए लोग जो हमारे नेबर्स हैं वो भी उसमें गंद कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मुज़ाकरात के आसरे पर बैठे रहना तो मैंने ये नहीं कहा कि मुज़ाकरात के आसरे पर बैठे रहो। मैंने कहा आपने मुज़ाकरात बंद नहीं करनी, मुज़ाकरात करते रहो। दरमियान में फ़र्ज़ करें मेरे और 2 लोगों के दरमियान में लड़ाई है, अगला बंदा आके कुछ बदतमीजी कर जाता है मुज़ाकरात के दरमियान में, आप जरूर उसको एक चंड लगा दो। लेकिन डॉक्टर साहब इस्लामाबाद में खुदकुश हमला हुआ है, इस्लामाबाद वो आ गए हैं। देखिए अगर वो आ गए हैं ना, अब आपके पास है, आप ज़रूर जाओ, आप ज़रूर करो उसका रिएक्शन का, हर एक चीज़ का रिएक्शन आपने कैलकुलेट करके देखना है कि भाई क्या चीज़ है, कितना है। आपको पता चलना चाहिए कि हर एक चीज़, एवरीथिंग दैट दे विल डू, उसका एक रिएक्शन आएगा। हर एक चीज़ जो आप करोगे उसका भी एक रिएक्शन होगा। इन सारी चीज़ों को करके बैलेंस करके अगर सारी के सारी कौम और ख़ास तौर पे लेट्स से अगर आज इस्लामाबाद में हो, आप इस्लामाबाद के, अगर केपी में हो रहा है आप केपी के जो लोकल जो लीडरान हैं, और ख़ास तौर पे बाज़ वहाँ पे एक और सिस्टम होता है जो कि लोकल एल्डर्स जिसको हम कहते हैं, ट्राइबल मशरान जो होते हैं, मशरान जिनको कहते हैं, ठीक है, उनके साथ एक दफ़ा बैठ के बातचीत कर लें। मैं ये समझ कि इसको हमने ये नेक्स्ट स्टेप करना है। आप मुझे बता रहे हो ना, आप कह रहे हैं कि उनसे अप्रूवल ली जाए? नहीं, अप्रूवल नहीं ली जाए, इंफॉर्मेशन दी जाए। अप्रूवल लेने में मैं बाहर जा सकता हूँ, वन थिंग, मैं बाहर जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ, आपको इन्फॉर्म कर दिया है, आपने उसे कहा ठीक है आप जा रहे हो, ये चीज़ थोड़ा सा ख्याल रखना, ठीक है भाईजान मैं रखूँगा लेकिन मैं जा रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन देने में और अप्रूवल लेने में फ़र्क है, लेकिन काम एक ही है, आपने उनको बताना है, उनके साथ बैठना है। उससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको जो लोकल सपोर्ट जो चाहिए होती है वो आपको मिलेगी।
लोकल सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो मैटर व्हाट यू डू। आप लड़ रहे हो या आप नेगोशिएट कर रहे हो, आपको लोकल सपोर्ट लोगों की चाहिए। अच्छा, उसमें एक बात याद रखिए, इट इज नॉट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज नॉट द ओनली पॉलिटिकल पार्टी इन केपी। वी आर इन द मेजॉरिटी बट वी आर नॉट। इसमें बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका भी यही वो है स्टांस है। मैं उसमें पूरे वहां के लोगों का ये स्टांस है। आप उन लोगों के स्टांस को साथ लेके जाएं। डॉक्टर साहब, अगर फर्ज करें घर में तीरा में मिसाल के तौर पे कुछ दहशतगर्द मौजूद हैं, तो आप कह रहे हैं कि वहां के मिशरान को बताया जाए कि यहाँ दहशतगर्द मौजूद है, आप इन्हें पकड़ने या मारने में हमारी मदद करें, या आप उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करके क्या मतलब कैसे वो ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली क्या होगा? दो चीजें, अब आप दो चीजें, एक है मेरा घर है, मेरे घर में बाज लोग बाहर से आए हुए हैं, नेबर के उधर से आए हुए हैं, ठीक है, और वो वहां पे कर रहे हैं, एक ये चीज है। दूसरा है कुछ लोग हैं जो नेबर के घर में बैठे हुए हैं, ठीक है, ये दो चीजें। जो मेरे घर में आए हैं उनको पकड़ के मारो, नो सेकंड थॉट्स, समझ आ गई? उनको पकड़ के मारो, नो सेकंड थॉट्स। बता दो कि मैं ये लोग आए हुए हैं, इनमें से आपके भी रिश्तेदार होंगे, वहां के लोगों के ना लोकल वो आए हुए बाहर, अगर तो वो अफगानिस्तान से आए हुए वो तो सेपरेट, अगर वो वहां के लोकल उन्हें कहो कि यार ये लोग आप लोगों के भी आए हुए हैं, ये चीजें हम इनको ठीक करेंगे और ये चीज कर ले, आप कर लो, नो सेकंड थॉट्स। अब दूसरा आ जाता है उनके घर में कुछ लोग गए हुए, आप उनको कैसे करोगे? इस चीज के ऊपर भी आपने देखना होगा। मेरे घर से लोग गए हुए, लेट्स से मेरा भाई गया हुआ है या मेरा बेटा गया हुआ है या मेरा कोई और गया हुआ है, आपको हुमायूं ये तुम्हारे घर से ये लोग गए हुए हैं, फलाना है, इनको समझा के इंसान बनाओ और ये करो वो करो फलाना करो, व्हाटएवर इट इज, अदरवाइज व्हाट विल डू इट, वो जाके कर लो। इसमें मजीद अभी मैं एक छोटी सी बात कर लूं इसमें, चलिए आप कर लें। मैं फिर हम बैठे हुए थे कुछ दिन पहले, पता नहीं शायद आप भी होंगे कि नहीं, डीजी ISPR ने ब्रीफिंग दी थी और ये बड़ा अच्छा उन्होंने, ये जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं ना, वो कहते हैं फौज ने 3 ऑप्शन हर जगह पे दिए हैं अपने लोगों को, चाहे वो तीराबादी हो या कोई जगह पे हो जहाँ पे इतला आती है कि जी या तो आप इनको हमारे हवाले कर दें, इतला कर दें, दूसरी बात यह है कि आप नहीं हवाले करना चाहते इन्हें अफगानिस्तान वापस भेज दें, तीसरी बात यह है कि आप घर छोड़ दें, हम इनको 2-3 दिन में सेट कर लेंगे। ये जो फिर राग लापा जाता है ना कोलैटरल डैमेज का, तो इन लोगों के ऊपर अगर हमला होगा जो RDX रखवाते हैं, दहशतगर्दों को छुपाते हैं, पनाहगाहें देते हैं और रास्ता निकालते हैं कि ये आगे पाकिस्तान में कहीं और जा सकते हैं, उनके लिए आप कैसे नेगोशिएशंस करेंगे जिनको ये सारे मैसेजेस जा चुके हैं? लेकिन क्या वो खौफ से करते हैं या वो हमदर्दी में करते हैं? नहीं देखिए, खौफ है या हमदर्दी? क्योंकि ये हमारे इदारे पे खुल के बात कर रहे हैं। अभी जो तकरीरें हुई यहाँ पे हमने देखा जो अमन जरगे में, उन्होंने कहा कि जी ये लोग तो मजलूम है क्योंकि वो आके खाना मांगते हैं, अगर खाना उन्हें दें तो भी मारे जाते हैं, खाना ना दें इनकार करते हैं तो उनके हाथों मारे जाते हैं या उनके हाथों मारे जाते हैं। ये वो प्रोपेगेंडा है जो मुसलसल फौज के खिलाफ किया जा रहा है और मुसलसल सोशल मीडिया पे आके कर रहे हैं। वो जो कहते हैं कि जी फौज आके मार देती है, ये बात सीधी की जा रही है, इल्जाम लगा देते हैं। अरे भाई आपके अपने लोग अपने लोगों को मारते हैं, ये कैसे मुमकिन है? यही तो वो बता रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो रोजाना की बुनियाद पे पाकिस्तान में 208 के करीब हो रहे हैं भाई, एवरेज जो अक्टूबर के एंड का डाटा शेयर किया गया है, वो किस बुनियाद पे हो रहे हैं? इतला पे हो रहे हैं कि भाई इनको मत रखो, कमजोर हो ना तो इतला कर दो, हम जाने और हमारा काम जाने। 3 ऑप्शन हर बंदे को पहुंचाए गए हैं, चाहे वो BLA की सूरत में हो, जो फितरतुल हिंदुस्तान है, फितरतुल खवारिज, ये जो TTP के लोग हैं, ये कैसे बैठे हुए हैं, किस तरह बैठे हुए हैं? यार ये मुमकिन है कि आपके और हमारे मोहल्ले में लोग आए हुए और कोई भी नहीं बता रहा? मतलब जहाँ से चर्च जा रही है, बन के जा रही है, बिक रही है, माल बिक रहा है, सारे लोग वहाँ पे उनके साथ खड़े होते हैं, जश्न मनाते हैं, तो फिर ये एक्शन तो अब बहरहाल हमारी स्टेट का है, बनता है। ये बातें बहुत हो चुकी हैं। सॉरी, बिल्कुल सही है। ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में क्या हल है इस मसले का? अभी भी डॉक्टर हुमायूं PTI की ज़ाहिर नुमाइंदगी कर रहे हैं, अभी भी वो समझते हैं कि टॉक्स होनी चाहिए, जहां पर ऑपरेशन करना है वहां के जो मिशरान हैं उनको एतमाद में लिया जाना चाहिए, यानी जाहिर है PTI हुकूमत का जो ये नुक्ता नज़र है और काफ़ी अरसे से। लेकिन दूसरी राय यह है कि भाई इनफ इज इनफ, इस्लामाबाद आ गए हैं, इस्लामाबाद में आकर खुदकुश हमला हो गया, आज हमारे बच्चों को मारने के लिए वाना में आ गए, कौन सा नेक्स्ट स्टेप है जिस पर जाना चाहिए? जी बिल्कुल, देखें, एक पॉलिटिकल थॉट के बड़े फिलोसफर थे क्लॉस्टर्स, उन्होंने कहा था कि जो जंग है वो एज अ टूल यूज होता है, एज अ मीन यूज होता है टू मीट द पॉलिटिकल एंड्स। अब कोई परपेचुअल वॉर या प्रोटेक्टेड वॉर जो है वो ना कोई दुनिया का एडवांस ट्रीन मुल्क भी नहीं अफोर्ड कर सकता, USSR नहीं कर सका, अमेरिका ने 20 साल लड़ा वापस गया, तो परपेचुअल वॉर तो कोई हल नहीं। ना इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप बिल्कुल उनको मनमानी करने दें और उनके साथ डायलॉग ना करें। तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल और जो डिप्लोमेटिक एलीट है वो उनके साथ एंगेज कर रही है। हमारे जो कतर और सऊदीया और तुर्की के कहने के ऊपर हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क हैं और हम चाहते भी हैं
कि हम ब्रदर इस्लामी मुल्कों के साथ रहें। लिहाजा आपको रिस्पांस जनरेट करना पड़ेगा, फौरन करना पड़ेगा। हमने डायलॉग को बहुत मौका दिया, दोहा में हमने देख लिया, तुर्की में देख लिया, पहले बायलैटरल लेवल के ऊपर देख लिया, तो उसको उन्होंने कोई हीट नहीं दी पे की, और उनकी टोन में हमेशा एरोगेंस रही, वो डिसमिसिव नजर आए, और वो मैना मामू की रट लगा के रखी हुई थी। अब इसमें क्या होता है, अब जब डायलॉग के ऊपर जो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है वो ये है कि जब जब हमने इनके साथ जो मेरे हेरिस्टिक्स हैं, हमने 2004 में ऑपरेशन जब शुरू किया था तो हमेशा पहले पीस टॉक्स की बात होती है। पीस टॉक्स पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो जंग में जाए, किसी भी इकॉनमी के लिए बेहतर नहीं है। तो जब जब हमने इनके साथ टॉक्स में इन्वॉल्व हुए तो उन्होंने टाइम बाय किया, दोबारा अपने आप को स्ट्रेंथन किया, रिकूप किया, और एक नए जो है वलवले के साथ और नए इक्विपमेंट के साथ आके पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस पे खास करके और अवाम के ऊपर आमतौर पर उन्होंने हमले किए। अब पुरानी ह्यूरिस्टिक्स के हिसाब से माजी में जो तलखियां हैं, तजुर्बात, उनकी बेस पे डायलॉग को हमने अभी भी मौका दिया, इंटरनेशनली मौका दिया, बायलैटरल भी कर रहे थे। लेकिन अब जब वो इस्लामाबाद पहुंच चुके और वाना में जाके उन्होंने एपीएस की तारीख को खुदा न खास्ता दोहराने की कोशिश की थी, तो लिहाजा आज हमने जरूर, जो मेरे दोस्त कह रहे थे कि अब मजीद टॉक्स या मजीद ना करें, उनके खिलाफ जाके एक्शन करें। 24 घंटे जरूर हुए हैं वाना के अंदर, लेकिन प्राइमरी मकसद ये था कि अब टेक्निकल लेवल के ऊपर तमाम 600-650 स्टाफ उसको पहले बाहर निकाले, वो निकाल चुके। अभी मजीद 2-3 घंटे के अंदर आपको खबर आ जाएगी कि बाकी जो 3 छुपे हुए थे उनको भी जहन्नुम हासिल कर दिया गया। तो लिहाजा कोलैटरल डैमेज को अवॉइड किया गया। होता क्या है कि केपीके की गवर्नमेंट जो है बदकिस्मती से, वो ठीक है, उनका अपना मौकफ है, पॉलिटिकल मौकफ है, बिल्कुल होना चाहिए, गवर्नमेंट का हक है, लेकिन वो जो तंज करते हैं या जो फॉर दैट मैटर डाइवर्जनरी अप्रोच रखते हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ या मिलिट्री की जो पॉलिसीज के हिसाब से, वो बेसिकली एक वैक्यूम को जाहिर करती है, एक पोलराइजेशन को जाहिर करती है, जो कि टेररिस्ट और जो अफगानिस्तान की रजीम है और इंडिया की जो बीजेपी रजीम है वो समझती है कि इस वैक्यूम में वो ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये उनकी खाम ख्याली है। जब मशारान से भी मिले थे जाके, जो फील्ड मार्शल साहब हैं, अब से 3 हफ्ते पहले, और उससे पहले 2 दफा इनफॉर्मल और एक दफा फॉर्मल प्रेस ब्रीफिंग की डीजीएसपीआर ने, उसका मकसद ये था कि आपके जिन्होंने खबर निकालनी है, जिन्होंने अवाम को इत्तला में रखनी है, उनके साथ खुल के बात करें, बताएं कि बैकग्राउंड क्या, इश्यूज क्या है। बिल्कुल ठीक है कि 3 ऑप्शंस दी गई कि इसके ऊपर काम करें, बिकॉज कि हम चाहते हैं कि वाना की तरह के खुदा न खास्ता ये एपीएस की तरह का ये आए दिन अभी इस्लामाबाद में उन्होंने किया। इस्लामाबाद में क्या हुआ है? उधर कल उन्होंने इंडियंस ने कहा कि हम जो पाकिस्तान को नक्शे से आप निकाल इस्लामाबाद का पता चलेगा, उधर से थ्रेट आई। और अब से 2 हफ्ते पहले जो है वो जो मुत्तकी साहब हैं, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने पोजीशन ली कि अगर आपने टीटीपी के खिलाफ कोई ऑपरेशन किया हॉट परसूट, तो हम इस्लामाबाद को हिट करेंगे। उन्होंने कर दिखाया आज। अब मजीद कितना वेट करना है? नो मोर वेट, एनफ इज एनफ वाली बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो जल के कह रहे हैं आपके मेहमान के, एनफ इज एनफ कह के अब काम नहीं चलता। लेकिन हैविंग सेड दैट, आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए यू नीड टू अटैक देम, यू नीड टू गो आफ्टर देम। इतनी प्रिसीजन वाले वेपन्स हमारे पास हैं, इतनी हमारे पास। लेकिन ये कितनी तशवीश की बात है कि इस्लामाबाद में अगर एक शख्स खुदकुश हमला कर रहा है तो इससे तो खदशा ये पैदा होता है ना जहन में कि उसके यहाँ पर भी हैंडलर्स होंगे, किसी ने यहाँ पर भी उसको फैसिलिटेट किया होगा, ठहराया होगा, रखा होगा, मौका वारदात पर पहुँचाया होगा, उसको बारूद यहाँ पर उसके हवाले किया गया होगा। तो एक नेटवर्क तो खुदा ना खासा पर यहाँ पर भी मौजूद हो सकता है। तो ये तो एक अलार्मिंग सिचुएशन है इस्लामाबाद के लिए अगर, और ऑब्वियसली पूरा पाकिस्तान के लिए। देखिए, टेररिज्म के हिसाब से ना, जब तक आपको फैसिलिटेशन ना मिले ना, तो आप काबुल से उठ के आके या फतेहपुर दिल्ली में कहीं से उठ के आके किसी जगह पे अटैक नहीं कर सकते। इट्स अ कंप्लीट चेन। और इस चेन के पीछे कौन लोग इन्वॉल्व हैं? जो वो कहते हैं ना, जो स्पेक्ट्रम ऑफ इविल, जिसमें नार्को इन्वॉल्व है, स्मगलिंग इन्वॉल्व है, ये जबकि मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व है, ये तमाम जो ऐसे जो है ये पेशे हैं या जो एक्टिविटीज हैं, बेसिकली इनको फंड करने के लिए होती हैं। तो लिहाजा इसीलिए वो फैटफ में अंदर कहते हैं कि फंडिंग फाइनेंशियल एड टास्क फोर्स, जो क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो इन जराये से पैदा की जाती है उससे रोकें, वो टेररिज्म को फीड ना करें। तो लिहाजा जब इनके ऊपर हाथ डाला गया तो अफगानिस्तान के अंदर से खास करके और इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है वो पटेलिया की सोच के मुताबिक कि आपका इमीडिएट जो आपका हमसाया होता है वो आपका दुश्मन है और हमसाये का हमसाया आपका दोस्त है, तो वो कन्वर्ज करती है उनकी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के थॉट्स जो है अफगानिस्तान के साथ जाके। अफगानिस्तान के अंदर अलग मसला है, अफगानिस्तान की जो रजीम है वो अनपॉपुलर है, उसको डर ये है कि टीटीपी और बीएलए और बीआरए एलिमेंट्स को जिनको स्ट्रेटेजिक एसेट मानते हैं वो कहीं जाके उनके आईएसआईएस या अलकायदा के साथ ना मिल जाए, वन। और सेकेंडली भी हक्कानी जो वहां पे, वो भी उनका पावरफुल ग्रुप है वहां पे। जब ये
टॉक्स फेल हुई तो उन्होंने अलग प्रेशर डाला है। तो लिहाजा उन्होंने भी क्या किया, नेतन्याहू वाली प्लेबुक यहाँ पे रखी है, उधर बिहार में उसको मार पड़ रही है मोदी को, पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ो, इधर टॉक्स फेल हुई हैं और तालिबान रजीम का मुस्तकबिल थोड़ा खतरे में पड़ा है और उसको लगा कि अब जो वॉरलॉर्ड्स उनके ऊपर ना चढ़ दो। लेकिन हैविंग सेड ऑल जी, अब इसमें एक सवाल ये भी पैदा होता है ना कि कल जो दिल्ली में हुआ है, क्या उसका आज के इन वाकयात के साथ जो पाकिस्तान में हुए हैं कि कनेक्शन है, इसको जोड़ के देखा जा सकता है? ये भी एक आम सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद इस पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। अभी आपने ब्रेक पर जाने से पहले ब्रिगेडियर अहमद मिनाज साहब की बातें सुनी, वो भी ये कह रहे हैं कि ऑल आउट जाना पड़ेगा दहशतगर्दों के खिलाफ, बगैर लगे लिपटे रखे, और अब कोई हमारे पास ये गुंजाइश नहीं रही कि मुज़ाकरात उस तरह से किए जाएं या इंतज़ार किया जाए मज़ीद। अब इसमें राना साहब एक मसला ये है कि जब हम अफ़गानिस्तान के साथ टॉक्स कर रहे हैं तो उसमें भी हमने देखा कि वो इस बात पर नहीं आ रहे कि वो दहशतगर्दों के ठिकानों को ख़त्म करें, और अगर हम वहाँ पर जाकर ठिकानों को निशाना बनाते हैं तो वो जवाब में हमले करने की धमकियाँ देते हैं। हमारे यहाँ भी कुछ कमज़ोरियाँ मौजूद हैं, स्लीपर सेल्स भी हैं। हमें क्या आपके ख्याल में हमें ये सूट करता है कि हम जो है वो ऑल आउट जाएं अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए, काबुल में फॉर एग्जांपल? आप मरवाते रहें, अपने लोगों को शहीद कराते रहें, ऑल आउट ना जाएं। आप बातें करें यहाँ पे। आप उस अफ्तारी में थे अली मीन गंडापुर ने जो दी इस्लामाबाद खैबर पख्तूनख्वा, उसमें मैं था वहाँ पे, हमारी बड़ी लंबी चौड़ी उनसे गपशप हुई थी। उन्होंने कहा मैंने पूरा प्लान दिया है और मैं सारे जरगे कर रहा हूँ। जो ब्रेक में अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि हम हर कबीले का जरगा करेंगे और हम अपना तौर तरीका अपनाएंगे। किसी ने नहीं रोका, उन्होंने जरगे किए। सोहेल अफरीदी साहब आए, ये भी जरगों पे चले गए। किसी ने रोका है कि आप अपना काम जो सूबाई हुकूमत का है, लॉ एंड ऑर्डर का, ना करें? कोई फौज नहीं रोकती, कोई पाकिस्तान की फ्रंटियर कोर नहीं रोकती, फ्रंटियर कांस्टेबल नहीं रोकती। आप करें ना काम, आप ऑन करें अपने आप को, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। आपने अगर अपने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को ठीक नहीं किया तो ये भी आपकी जिम्मेदारी है। वो तो कह देते थे मेरी तो जिम्मेदारी नहीं है पिछले 10 साल की। अली मीन गंडापुर साफ कहते थे, ना मैं परवेज़ खट्टक का जिम्मेदार हूँ, ना मैं महमूद खान का, मैं अपने। लेकिन अपने ज़िले को वो जाते तक भी क्लियर नहीं कर सके, ना वो वहाँ पे शहरी सहूलियतें दे सके लोगों को, सड़कें बना के, ना दहशतगर्दी से पाक कर सके। जिस दिन से आए थे चले गए, वो वहीं का वहीं डेरा इस्माइल खान खड़ा। मेरा शहर बखर दूर है, वहाँ से मैं मतलब क्रॉस करके जाता हूँ, अब नहीं जा सकता कि बंदे को अपने एक वहाँ पे सड़कें ही, मतलब आप देखें सिविक फैसिलिटी डेरा इस्माइल खान जैसे शहर में नहीं थी, बाकी तो आप कहाँ देंगे। अब आप आ जाएं कि जी हम यहाँ पे बातें करें, बातें बहुत अच्छी हैं, हम सब कर सकते हैं कि जी क्यों नहीं पीटीआई की जो 13वें साल में हुकूमत है, इन्होंने ये जरगे के ऊपर अब तक आके काबू क्यों नहीं किया? लोगों को मजबूर क्यों नहीं किया कि जी यहाँ पे आप दहशतगर्द नहीं रख सकते, चाहे आपका वो रिश्तेदार है, चाहे आपका फैमिली का मेंबर है, या वो अफगानिस्तान से आया हुआ है। सहूलतकारी वो ये इतना बड़ा टास्क नहीं है जितनी हम बातें करते हैं कि जी हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। इसलिए मैंने आपको रिसेंट पास्ट का अली अमीन गंडापुर का बताया कि इस अफ्तार में जो रमज़ान शरीफ गया, उसमें इस्लामाबाद में बैठ के कहा कि मैं जरगे कर रहा हूँ, हर ग्रुप का करूँगा, मुझे पता है, मैंने मशरान इकट्ठे किए हैं, मैं सबको अफ़गानिस्तान भी ले जा सकता हूँ। और भाई आपकी पूरी हुकूमत जारी है। अफ़गानिस्तान के लिए मिन्नत रिक्वेस्ट आई बातचीत करने के लिए कतर और तुर्की की। हम गए ना, पहले वज़ीर दिफा गए, उनके साथ गए, अब हमारे ISI चीफ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, सारे लोग गए हुए थे ना। वो हर दफ़ा कहते थे TTP के साथ बैठ जाएँ, एक नॉन स्टेट एक्टर के साथ आप जाके बैठ जाए। ये पहले तजर्बे कर लिए ना, ला के बसाने की तकरीरें हमने प्राइम मिनिस्टर साबिका की, इमरान खान की सुनी है ना कि ये हमारे लोग हैं। भाई क्या कर लिया हमने ला के? अब आप इस बहस में पड़ जाएं कि वो आए थे या नहीं आए थे। आपने उनको एक सॉफ्ट कार्नर दिया, उसके बदले में क्या मिल रहा है? यही दहशतगर्दी। तो मेरे हिसाब किताब में जवाब है, अब आप उनको उड़ाएं, हमें बातें ना सुनाएं। हमने नक्शे दे दिए हैं, हमने उनको वीडियोस दे दिए हैं, यही बता रहे हैं ना हमें सारे सिक्योरिटी सोर्सेज, भाई जाके मारे उन्हें। ये तो वैलिड पॉइंट है डॉक्टर साहब के। अगर आप कहते हैं कि मशरान को इन्वॉल्व किया जाए तो ये काम तो आप भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे? और अगर किया भी है तो उसका नतीजा क्यों नहीं निकला? अगर अली मीन गंडापुर साहब ने किया। ऐसा है राना साहब ने कहा है कि पिछले 13 साल से हुआ है। मैं आपको रफली बता देता हूँ। 2021 में वाज द मिनिमम अमाउंट ऑफ जो टेररिज्म था पाकिस्तान की हिस्ट्री में, हर लिहाज से। ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी शुरू हुई है 2022 मिड जुलाई के बाद, ठीक है। अब इसमें ये कहते हैं कि जी वो सारे के सारे जो थे ना, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़माने में थे। एक बात याद रख लें, जितनी भी पॉलिसीज़ बनी है पाकिस्तान में विद रिस्पेक्ट टू द तालिबान या विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान या विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर कंट्री,
उसमें इट्स नॉट ओनली पॉलिटिकल गवर्नमेंट, और आप सबको पता है कि इट वाज इनिशिएटेड बाय जनरल बाजवा एंड जनरल फैज। इट वाज सोल्ड टू इमरान खान। ये चीज़ इमरान खान को बताई गई थी कि ये, और इमरान खान किसी हद तक माने थे। उसके बाद इमरान खान कैबिनेट में लेके, कैबिनेट में लोगों ने इसकी मुखालफत की थी। 3-4 सवाल उसने, ये क्या नाम है उसे, मुराद सईद ने पूछे थे। नंबर 1, जो 80,000 लोगों की शहादतें हमने दी हैं 9/11 के बाद, क्या आपने उनके रिश्तेदारों से पूछा? जो ANP के जो लीडर्स जिनकी शहादतें हुई है, कि उनके रिश्तेदारों से पूछा? APS के जो बच्चे जिनको शहीद किया, उनके रिश्तेदारों से पूछा? इन शॉर्ट, इट वॉज डिनाइड। उसके बाद जो सारी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, ये याद रखें, जिसकी वजह से मैं करना चाह रहा हूँ वो बाद में। अब आ जाते, मैं ब्लेम गेम नहीं कर रहा हूँ, पॉलिसी की हद तक बात है। अगर आपको पता है कि ये बोतल इधर है और इसको मारना है, आप ज़रूर करो। 2 तरीके हो सकते हैं, आप जाओ बगैर बता के करो, लेकिन टेररिज्म की आप रूट कॉज को समझ लो। टेररिज्म और किसी मुल्क के साथ लड़ाई के 2 मुख्तलिफ तरीके हैं, इनको अपने डिफरेंट तरीके से एड्रेस करना है। डॉक्टर साहब, टेररिज्म के जो असल खात्मे के साथ साथ आपको जो मौजूदा टेररिज्म उनको भी तो खत्म करना पड़ेगा ना। एग्रीड। अब सुन ले, टेररिज्म के जो मेन वजूहात है ना, उनमें से एक चीज जिससे वो लोग कर रहे होते हैं, वो उनका नैरेटिव है, जहां से उन्होंने नर्सरी बनानी होती है कि लोगों को रिक्रूट करें। ये उनके लिए एक चीज है, वो उतने पे नहीं रहते कि भाई हमारे 5,000 है तो 5,000 रहेंगे। दे विल लाइक टू रिक्रूट इट। उसमें 2 चीजें होती हैं, एक उनका नैरेटिव होता है, उस नैरेटिव में आपने उनको उस नैरेटिव को अलग ब्रेक करना होता है, उनके नेटवर्क्स को अलग ब्रेक करना होता है, उनके अंदर भी डिफरेंट होते हैं। हर जगह पे 2 स्कूल ऑफ थॉट या 3 स्कूल ऑफ थॉट होते हैं। आपने उनके अंदर रिफ्ट क्रिएट करनी होती है, आपने मुख्तलिफ। और सबसे बड़ी बात ये, मैं ये नहीं कह रहा हूं दिस इज द ओनली वे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि मैं एज अ पॉलिटिशियन, मैं एज अ सिविलियन, मैं ये समझता हूं कि मेरी नजर में आपने जाना है, करना है, आप जरूर करें अपने लिहाज से, जरूर, उसको मना कोई नहीं कर रहा। लेकिन बेहतर यह होगा कि आप वहां की पॉपुलेशन के साथ बैठ के, पिछले 3-4 साल में सिर्फ एक काम हुआ है, के साथ पिछले 3-4 साल, सर एक मिनट, नहीं सर जी, नहीं। देखिए एक बात याद रखें, इट इज नॉट मी ओनली, इट इज हमारे पिछले 3-4 साल में एक बात हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप लोगों ने टेररिस्ट बना रहे हो। सर देखिए, मुझे पूरी जमात को, एक मिनट ठहर जाए, वो जमात जिसको 87% लोगों ने वोट दिया, आप उनको टेररिस्ट करार दे रहे हो, आप उनको सहूलतकार कर रहे हो। एक मिनट ठहर जाना, नहीं सर जी, पॉलिटिकल नहीं, दहशतगर्दी से क्या ताल्लुक है सर? आप लोग उनको, हमारा पिछले 4 साल में लड़ाई ये हो रही है कि PTI आप दहशतगर्द हो। चले वो तो आप इसके वो तो दहशतगर्दी के मुकदमे बन गए ना। सुन ले दहशतगर्दों को क्या सपोर्ट मिल रही है? दहशतगर्दी का मुकदमा किसी पुलिस के खिलाफ करना, और दहशतगर्दी का मुकदमा यह कि आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ उनके सहूलतकार हो, ये 2 बड़ी मुख्तलिफ चीजें हैं मेरी जान, इनको मिक्स ना करें। तो मेरी नजर में सबसे पहले हम लोगों को अपने अंदर भी पैचेस साथ साथ पैच करना चाहिए। नंबर 2, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है या जो ऑर्गेनाइजेशन है, खैबर पख्तूनख्वा की जो सिविल हुकूमत है, उसके बाद जो फेडरल की सिविल हुकूमत है, ये सारे मिल के बैठे और उसके बाद क्या करें? एक सबर कर लेना था। उसके बाद जो वहां के जो बाज मेजर लोकल जो ट्राइब्स हैं, उनके तो अपनी पार्टियों के साथ नहीं बैठते थे सर आप देखिए मेरी बात सुना, बड़े दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम। वो नहीं बैठते थे, हम क्यों बैठे? अरे भाई अगर हम गलत करते थे तो आप भी गलत करोगे। हम लोग क्या करते हैं, आप भी बैठते थे, हम उससे भी आगे जाएंगे। दिस माइंडसेट इज द प्रॉब्लम, दिस माइंडसेट इज द प्रॉब्लम। पाकिस्तान का प्रॉब्लम है माइंडसेट है। मैं मजाक नहीं कर रहा, आप मुझे बताएं, प्राइम मिनिस्टर आए, मजाक नहीं कर रहा। दिस इज द माइंडसेट। जनरल बाजवा, जनरल फैद, पूरी अपोजिशन बैठी है, प्राइम मिनिस्टर नहीं आ रहे। आप लोगों ने वोट नहीं दिया था, हम वॉकआउट नहीं करके गए, आप लोगों ने एक्सटेंशन दिया था, हम ये कर देंगे। आप लोगों को We are not learning from our mistakes. हम उससे बड़ी गलती कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि इन्होंने कत्ल किया था, मैं 50 बंदे मार दूंगा। क्यों? राणा साहब ने एक कत्ल किया था, मैंने 50 मार दिए। अगला आएगा क्या, तूने 50 मारे थे, मैं 5,000 मार दिए। मुझे ब्रिगेड साहब की तरफ जाना है, मगर मुझे डॉक्टर साहब ये बता देना, मसला ये है कि एक सिचुएशन हमारे सामने है, धमाके हो रहे हैं, दहशतगर्द घुस रहे हैं, खुद को हमला कर रहे हैं, मेरी नजर को मार रहे हैं। आप कह रहे हैं कि तीनों इकट्ठे बैठ जाएं, चले बैठ गए। सुने, मेरी नजर में ये बैठ के डिसाइड करें, उसके बाद सबको एक दफा, आज तक ये नहीं हुआ,
आज तक ये नहीं हुआ है। 2014 में जब APS हुआ था, क्या हुआ था? व्हाई वाज दैट इनिशियली सक्सेसफुल? क्यों? सारी पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स इंक्लूडिंग द आर्म फोर्सेस एक जगह बैठ गए, उन्होंने डिसाइड किया, नेशनल एक्शन प्लान बनाया और उसके बाद किया। मेरी बात सुन ले दोबारा, जब तक आप सारे पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स इंक्लूडिंग द लोकल मशरान जिनको कहते हैं, उनको लेकर बैठ के एक डिसाइसिव एक्शन नहीं लोगे, अगर आप आपस के दरमियान में जस्ट बिकॉज मैं और राणा साहब एक दूसरे को नहीं पसंद करते, हम दरमियान में कोई बीच में, ये नहीं होगा। इसमें आपने अपने आप को जो पर्सनल डिसएग्रीमेंट से उसे पीछे हटना होगा और इसको लेकर करना नहीं करना, तो जो आप करना चाहते हो आप कर लो, जो आप करना चाहते हो कर लो। इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं बैठे थे, सारी अपोजिशन बैठी थी, सारी पार्टियां बैठी थी, पार्लियामेंट हाउस में बैठे थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर दोनों दफा नहीं आए, और नेशनल एक्शन प्लान 2021 में रिवाइज भी हुआ था, उस पर इंप्लीमेंट केपी ने कितना किया, डाटा निकाल लें। सही है। अच्छा, अब एक चीज मुझे ब्रिगेड साहब ये बताइए कि ये जो एक तो जो कल हमने इंडिया में देखा है न्यू दिल्ली में, उसका क्या आज के वाकयात के साथ कोई कनेक्शन बनता है? देखिए जी, कल ही उनके जब ये खबर यहाँ चली थी कि वहां पे लाल किले के पास न्यू दिल्ली में इस तरह करके बम नहीं, इनिशियली कहा गया कि सिलेंडर फटा है कार के अंदर, तो उस वक्त भी उसके फौरन 5-10 मिनट के अंदर इंडियन मीडिया को अगर आप देखें तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया, और इवन उनके जो एनालिस्ट थे उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से वाइप आउट करने का टाइम आ गया। अब इस पे कई चैनल्स में ये भी चला कि इस्लामाबाद को हिट करें, इस्लामाबाद को हिट करें। ये वही नैरेटिव था जो अब से 3 हफ्ते पहले जो मुत्तकी साहब और ये डिफेंस मिनिस्टर जो हैं इनके तालिबान रजीम के, उन्होंने भी कहा था कि टीपी के खिलाफ कुछ करेंगे तो हम तालिबान इस्लामाबाद को हिट करेंगे, तो लिहाजा नेक्सस भी स्टैब्लिश हो गया और उनकी थ्रेट भी काम कर। अब ये थ्रेट, वाना पे हमला, दैट स्पीक्स ऑफ, जो राणा साहब को जो इस वक्त जो भरे बैठे हैं, वो बिल्कुल कोई भी एक आम पाकिस्तानी इस वक्त यही जज्बात रखता है कि कब तक हम लाशें अपने उठाएंगे, कब तक कहेंगे कि 12 लोग शहीद हो गए और 17 की जख्मी है, उसमें 10 की हालत जो है ठीक है, बाकी हम कब तक ये चीजें सुनते रहेंगे? नाउ दिस इज टाइम टू एक्ट। अब कब तक हम देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि नेगोशिएशंस भी होने चाहिए, डायलॉग, अल्टीमेटली जंग का जो है वो जो सोल्यूशन है वो डायलॉग टेबल पे होता है, लेकिन वहां बैठने के लिए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो कल का जो उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है न्यू दिल्ली के अंदर, बिहार के इलेक्शन में जब मार पड़ना शुरू हुई है और न्यू दिल्ली के इलेक्शन अभी 2.25 महीने के बाद है, वहां पर भी जो पोल्स के मुताबिक कि बीजेपी की गवर्नमेंट को ढेर सारी डज लगने लगी है। तो लिहाजा अगेन ये वही प्ले बुक है जो नेतन्याहू करता है। नेतन्याहू का जब उसने देखा कि मेरी पॉलिटिकल जो पार्टी और उसको खत्म होने वाला है, तो गजा के अंदर चढ़ दौड़ा वो, इसी तरह में आई है, तो उसने हमेशा एंटी पाकिस्तान वो स्लोगन लेके चली। यही अब हाल, इधर से तालिबान की रजीम जो अनपॉपुलर हो रही है तो वही करें। तो ये नेतन्याहू की बेसिकली प्ले बुक है जो इंडिया और अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ कर रही है। इसमें अब मेरा नहीं ख्याल, फोरेंसिक रिपोर्ट्स आने के बाद जो शिकारी डेट्स होती हैं फौज की, जो कि कम्युनिकेशंस को पकड़ती हैं, और वो जो सारी टॉक्स हो रही थी और जो फोरेंसिक रिपोर्ट ये G11 वाला जो खुदकश हमला था, इससे तमाम के तमाम लिंक्स जाके अफगानिस्तान में मिल रहे हैं। तो अब क्या रहेगा कि हम दोबारा जाके कतर को शिकायत लगाएं या तुर्की को लगाएं? ना, दिस इज टाइम टू एक्ट। आर्मी हैज ऑलरेडी हमने कॉन्टीजेंसी प्लानिंग हमारी जो होती है, वॉर गेम्स हम कर चुके हैं। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द पॉलिटिकल गवर्नमेंट टू अलाउ एंड देन वील गो। हम कोलैटरल डैमेज को भी अवॉइड करेंगे, बिकॉज पाकिस्तान 3 R's की वजह से पहचाना जाता है, रेस्ट्रेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रैशनैलिटी। मुझे पता है कि इस पर राणा साहब फिर नाराज होंगे कि कब तक रैशनैलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी और रेस्ट्रेंट की बातें करेंगे। नाउ दिस इज टाइम टू एक्ट। लेकिन ग्लोबलाइज एक महत्व दुनिया के अंदर रहते हुए आप कोलैटरल डैमेज को अवॉइड करते हैं, लेकिन जहां पे अगर वो पब्लिक के अंदर छुपे हुए हैं उनकी मर्जी के साथ, तो फिर यस कोलैटरल डैमेज होगा, लेकिन हम जी सही राइट सर। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं इसको कंक्लूड करते हुए डिस्कशन को। साथ में 26वीं और 27वीं, बल्कि 27वीं और 28वीं तरमीम की बहस शुरू हो गई है। 27वीं तो हो गई, 28वीं जो है वो उसके बारे में राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि आप 28वीं भी आएगी, तो उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं मुमकिन तौर पर, या फौरी तौर पर 28वीं की बातें क्यों शुरू हो गई हैं, ज़रा इस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। 27वीं तरमीम पर बहुत बहस हो रही थी पाकिस्तान में पिछले एक हफ्ते से,
और आज 28वीं की भी गुफ्तगू शुरू हो गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या 27वीं में कुछ चीज़ें रह गई हैं? अब बज़ाहिर तो वही रह गई हैं जो शामिल थीं, लेकिन पीपल्स पार्टी उस पर इत्तफाक़ राय पैदा नहीं कर सकी। पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया कि ये हम नहीं मान सकते। क्या वही नामुकम्मल एजेंडा जो 28वीं में आएगा? क्या 28वीं की डिस्कशन थोड़ा जल्दी शुरू हो गई है? आमिर इलियास राना साहब, आपके ख्याल में ये 28वीं की डिस्कशन अभी क्यों शुरू हो गई है, क्या वजह है? मज़े की बात है, जब 27वीं पास हो रही थी तो मैंने 26वीं पास हो रही थी तो मैंने कहा था 27वीं की तैयारी है, जो चीज़ें रह गई हैं वो आएंगी। तो 28वीं में तो सबसे पहली बातें वो आ रही हैं जो इत्तेहादी जमातों के हैं, उसे आप लॉलीपॉप भी कह सकते हैं सियासी तौर पे, कि वोट तो सारे दे रहे हैं ना, ANP भी दे रही है, MQM भी दे रही है, BAP भी दे रही है, लेकिन सबको ये कहा गया है कि अब आपकी आइंदा, अब आप बिल पेश करें फिर हम ले आएंगे। तो 28वीं की बुनियाद तो बन गई ना, चाहे वो वावडा कहें या राना सनाउल्लाह कहें, लेकिन बुनियाद तो ये आ गई कि आपकी इत्तेहादी जमातें गवर्नमेंट की पहले से मुतालबा कर रही हैं कि हमारे ये मुतालबात हैं, इन पे आप अमल करें। उनको कहा गया कि हम करेंगे, लिहाजा 28वीं की बात इसलिए शुरू हो गई। अभी वो जो डार साहब कहते थे अभी तो हम 26वीं हजम कर रहे हैं, तो आप 27वीं को कल बनने तो दें, कंप्लीट तो होने दें, गजट नोटिफिकेशन अभी इसके ऊपर अमल दरामद होगा, अभी तो आईनी अदालत बनेगी। नहीं, फिर ये जो हमारे जजों के अंदर प्यार उतरा हुआ है इस वक्त, मैं बड़ा साफ कहूँगा मंसूर अली शाह साहब और अतहर मिनल्ला साहब को, इस वक्त जो अदलिया याद आ रही है, ये फ़ैन फॉलोइंग ढूंढ रहे थे अतहर मिनल्ला साहब जब इमरान खान साहब की इंसाफ कर रहे होते ना, बजाय बयान देने के। वो जो मंसूर अली शाह साहब ने सहूलतकारी की थी 6 महीने की कानून साजी करके कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दें, इमरान खान ने तो 19 अगस्त 22 को दे दी थी ना एक्सटेंशन। अंग्रेजी ठीक थी या गलत थी, छोड़ें इस बात को, कानून दुरुस्त था या नहीं था, वो तो तब खोसा साहब ने छेड़ा ना कि जब अपनी सदारत की बारी नहीं आ रही थी। पहले एक्सटेंशन की बात उनसे भी हुई थी और उन्होंने ये बात साफियों से ऑफ द रिकॉर्ड कही थी कि ये जो बिल्डिंग है ना, मुझे तो ये कहा गया था, ये रिकॉर्ड पे बात है जो पब्लिक हुई कि यार मैंने तो ऑफ द रिकॉर्ड की थी। तो सब ने अपने अपने काम किए। उस वक्त क्यों कहा, उस वक्त उड़ा देते आर्मी चीफ को। जब आर्मी चीफ आपके प्राइम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, वजीर ख़जाना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन नहीं करा रहे थे, तो 27 सफ़े का सफ़ा हमें फैसले क्यों दिए? जब फौज आपके साथ खड़ी थी आप कहते थे प्राइम मिनिस्टर फारग टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट, पनामा में से अकामा निकाल के हमने सजा देनी है, हमने तय किया है। भाई अब देते ना, अगर आपको आइन और कानून इतना है तो खड़े होते ना। जब 63 रीराइट कर रहे थे, सहूलतकारी कर रहे थे कि जी आप PTI किस तरह वापस आ सकती है, तो ये सारी चीज़ें देखें आज जो कुछ हो रहा है। मैंने कहा था जिस दिन 190 मिलियन पाउंड पे सजा नहीं हो रही थी, रुक रही थी, मैंने कहा हाई कोर्ट में जज नए आएंगे तो आएंगे, क्योंकि इन जजों के पास से पता है पहले दिन ही स्ट्राइक हो जानी है, छुट्टी। वो जजों ने भी अपना ग्रुप बना लिया, इन्होंने भी बना लिया। भाई इस्तीफे दें, लड़े आके कानून पे। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी थोड़ी है, हम तो अपनी बात कर रहे हैं ना। कोई आपको कहेगा आपको नहीं बोलने देते, मुझे नहीं बोलने देते। ये जज खतूत क्यों लिखते हैं? ये फैसलों की सूरत में क्यों नहीं बोलते? या फिर छोड़े कि हम नहीं मानते। आप छोड़ते भी नहीं है। जिस दिन याया अफरीदी साहब ने ओथ लिया, उन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग बनाई। मैं आपको अपने जर्नलिस्टों के जत्थे दिखा सकता हूं जो खुश थे पहले 3 दिन कि बस इनकलाब आ गया है, और फिर जब इनकलाब नहीं आया तो आज देख लें हालत क्या है। ये हमारी अदलिया यहां इसीलिए पहुंची है भाई कि खुद खड़ी नहीं हुई अपने पांव पे। ये सियासतदान क्यों है? इमरान खान किससे बात करना चाह रहे हैं कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट से बात करा दो तो ठीक है, वरना मैं इनसे बात नहीं करूंगा। जो अभी मैं बात कर रहा था, नेशनल सिक्योरिटी जैसे अहम तरीन काम में जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो नहीं बैठ रहे थे अपोजिशन के साथ, ठीक है। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि सबको इकट्ठा बिठा लें? ये सिर्फ बातें टीवी के लिए हैं, ये हकायक सामने नहीं है। लेकिन अगर 28वीं आती है तो इसका मौजू क्या ये अदालती मामलात भी हो सकते हैं, या सिर्फ वो जो पीपल्स पार्टी के साथ चीजें रह गई हैं, वो तालीम और आबादी के मसाइल, वो NFC के मसाइल, वो नहीं, मैंने तो आपको कहा है लॉलीपॉप है पीपल्स पार्टी के लिए, या नहीं बाकी तादियों के लिए। पख्तूनख्वा का नाम दे दें, बल्दियाती वो MQM को कौन रोक रहा है? पंजाब असम्बली ने तो करारदाद पास की है कि आप लाएं बल्दियाती इदारों को। मैं तो अब बार बार ये कह रहा हूं कि मरियम नवाज की असम्बली ने जो करारदाद पास की है, आप आइन का इतना वो मत करें इंतजार के कब होगा। आप बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाएं। ये जो ढकोसला इलेक्शन KP में इस वक्त और पीपल्स पार्टी के सिंध में है, जिन्होंने कोई इख्तियार नहीं दिया। जिस लॉलीपॉप की अगर आप बात कर रहे हैं, वो ऑलरेडी पीपल्स पार्टी को ताहयात इस्तिस्ना नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, बल्दियात पे मरियम नवाज को चाहिए कि इख्तियार दे दें। अपने जो अब मई जून में उन्होंने इलेक्शन कराने हैं, उनको बाइख्तियार बनाए, उन्हें पैसे दें, ताकि वो ये कह सकें कि जब आज 3 जजों के ऊपर पूरी PTI कहती है कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला नहीं मानते, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था पंजाब के बल्दियात बहाल कर दें, तो क्यों नहीं बहाल किए थे इन्होंने? वो मुद्दत ही खत्म हो गई ना, सुप्रीम कोर्ट जागी दोबारा फैसला देके। ये आज जगा रहे हैं ना सलमान अकरम वज़ीर साहब, मैं और आप यहीं थे ना जब सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इदारे बहाल किए थे, क्यों नहीं किए? ये सेंटोरस ये जो शराय दस्तूर पे कॉन्स्टिट्यूशन 1 बिल्डिंग है, उसमें जजेस ने सहूलतकारी की, उनको माफ, और वो जो बेचारे नस्ला टावर वाले बैठे थे गरीब लोग, मुतवसत तबके, वो बम से गिराओ, मुझे पुराना कराची चाहिए। यार ये हम सब ने किया ना, हमारी अदलिया ने किया, किसी और ने नहीं किया। सही बात।
अच्छा, अब इसमें डॉक्टर साहब आप न जाने क्यों मुस्कुरा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मसला ये है कि 27वीं तरमीम में आप यानी 26 को आपने चैलेंज किया हुआ है, 27वीं को भी आप चैलेंज करने के लिए चले जाएंगे। अब पहले तो आपका आर्गूमेंट ये है कि जी फुल कोर्ट इसको नहीं, फुल कोर्ट सुने, ये बेंच नहीं सुन सकता। अब तो ये आईनी अदालत सुनेगी तो वही फुल कोर्ट होगा। अब तो आपका वो भी मौक़िफ़ आप अदालतों में नहीं ले सकते। तो आपको रे ऑफ होप कहाँ दिखाई दे रही है? 28वीं की बात भी हो रही है। देखिए, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि मैं दोबारा कहता हूँ, हमारे मुल्क का प्रॉब्लम ये सोच है। उस जज ने गलत किया, इस जज ने गलत किया, अब उससे ज्यादा गलत हो जाए, ठीक है। तुमने 1 कत्ल किया, उसने 2 कत्ल किया, इसने 10 कत्ल किया, ठीक है। बजाय इसके कि भाईजान उसने 2 कत्ल किए, वो भी गलत था, इसने 1 कत्ल किया, ये भी गलत है, ये नहीं होना चाहिए, 5 कत्ल नहीं होने चाहिए। बजाय हम उस चीज को ठीक करने के, हम जस्टिफाई कर रहे हैं गलत चीज को, जस्ट बिकॉज के उससे पहले किसी बंदे ने गलत किया था। इस सोच ने इस मुल्क को तबाह किया है। वी जस्टिफाई एवरी रॉन्ग थिंग जस्ट बिकॉज समबडी एल्स हैव डन दैट थिंग। यह हमारा इस सोच का मसला इस मुल्क में, इस सोच ने तबाह किया। नेस्ले टाउन भाई हमारे मुल्क में, अच्छा मरियम नवाज ने बिल्कुल उसने वो किया, उसने क्या किया, उसको पता है वो जीतेगी नहीं, उसने कहा जी सारे आज़ाद खड़े होंगे, आज़ाद खड़े होने के बाद जीतने के बाद उसके बाद उनको वो करना पड़ेगा। हर एक बंदा जो आज़ाद खड़ा होगा ज़ाहिर गवर्नमेंट में जाएगा। आए ना, करे ना कि भाई हम उसमें पार्टी बेसिस पे बल्दियात करेंगे, करके आए ना। मगर डॉक्टर साहब एक तरफ आप अपनी कोई एक में आपकी हुकूमत आ जाए, ये जुडिशियल कमीशन आप भी इसको ऐसे ही चलाएंगे, आप खत्म नहीं करेंगे? एक मिनट है, देखिए सिंपल सी बात है, मैं आ रहा हूं, मैं सबसे पहले तो 26 जो अमेंडमेंट आई है वो ही इस वक्त चैलेंज है। उसमें ये हमेशा से याद रखिए कि जब मैं बेनिफिशियरी हूं किसी चीज का, मैं उसको नहीं सुन सकता, लेकिन यहां पे वही जजेस बैठे हुए हैं कि सुनने के लिए कि जो खुद बेनिफिशियरी है। ठीक है, मजाक नहीं है, मजाक नहीं है। अब हम इसको जस्टिफाई करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम इसको भी करेंगे। जजेस ने, अब एक सुन ले, नहीं ये नुक्ते को तो कई दफा जजेस ने आईनी बेंच के जजेस ने एड्रेस किया, वो कहते हैं कि बताएं क्या बेनिफिट हमने लिया है, हम क्या कैसे बेनिफिशियरी हैं। सर आप उस बैठ ही नहीं सकते उसमें, यू हैव बिकम द पार्ट ऑफ दिस जज। ये जो सारी चीजें आप इसमें बैठ ही नहीं सकते हो, तो अदालत में आप बैठ ही नहीं सकते हो इसमें, आप सुन ही नहीं सकते हो इसको। दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम। लेकिन अब मैं आपको बात बताता हूँ, अब आ जाते हैं थोड़े से ओवरऑल इसको करते हैं। अभी हमने क्या किया है, मैंने कहा कि जी राणा साहब जो है ना, ये पंजाब के वो हैं, इनको उठा के सिंध भेज दो। आपको पता है ये सबसे पहले पंजाब की ऑटोनॉमी के अंदर ये जुडिशरी जो है वो है, वो उस पंजाब की है ना, तो इसका मतलब है आप पंजाब की ऑटोनॉमी के ऊपर कर रहे हैं, आप केपी की ऑटोनॉमी के ऊपर कर रहे हैं, सिंध की ऑटोनॉमी के ऊपर। सो दैट्स वन थिंग। नंबर टू ये बनने वाले हैं चीफ जस्टिस, और ये जिस तरीके से बात करते हैं मुझे नहीं पसंद। सही है, मुझे इनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पसंद, मुझे ये सोच नहीं पसंद। अब मैं क्या करूंगा, इनको कहूंगा सिंध चले जाओ, ये कहेंगे मैं नहीं जाता, चलो ये रिटायर हो गया। ठीक है, दिस इज रॉन्ग। ट्रांसफर की जरूरत क्यों महसूस हुई आपका? ये दिस इज रॉन्ग। ये जी आमिर साहब, शौकत अजीज सिद्दीकी की मिसाल सामने है ना। मैं ये जो मुझे डॉक्टर साहब कह रहे थे ना, बात दुरुस्त है कि 2 गलतियां एक दुरुस्त नहीं पैदा करती, लेकिन भाई पहले गलतियां तो मानो, तस्लीम तो करोगे मैंने गलती की थी, मैं आइंदा ठीक करने के लिए फलां बंदे के साथ बात करने को नहीं, मैंने तो करनी फौज से बात है। फिर मैं इनको कैसे मान लूं कि ये जमहूरियत पसंद हो गए? मतलब आप कहें ना उन जजों के ऊपर, भाई उन जजों को सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक बेंच में बिठाया गया, आप जाएं अच्छे वकील करें, वैसे तो आपके पास बहुत अच्छे वकील हैं, लेकिन उनको ये नहीं आई अकल कि भाई पीटीआई को तो खत्म नहीं किया, निशान लिया था ना, तो पीटीआई में शामिल करा लेते हैं, बस इतना सा नुकता था ना। तो ये कितनी बहस कर रहे हैं? ये वैसे इलेक्शन कमिश्नर को बता दे तो ज्यादा बेहतर है हमें बताने से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमारे साहब, आमिर इलियास साहब, ब्रिगेडियर अहमद मिनाज साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।